हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का वेटेज अब एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग वीकली भी करेंगे और मंथली करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग 14 अगस्त के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 14 अगस्त का आज पहला सवाल है, Recently, a new freshwater crab species named घटियाना कर्नाटका was discovered in which state? हाल ही में घटियाना, जो कि कर्नाटक की नई मीठे पानी की केकड़ी की प्रजाति है, वह किस राज्य में खोजी गई है। नाम से ही क्लियर है, घटियाना कर्नाटका। तो यह कर्नाटका की प्रजाति है। कर्नाटका के उडुपी ज़िले में इसे खोजी गई है। कर्नाटका के उडुपी ज़िले में खोजी गई है। यह जो प्रजाति है मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य, मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य, इससे सवाल पूछा जाएगा। मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य में खोजा गया है। यह जो प्रजाति है केकड़ की प्रजाति, यह जीनस की 15वीं प्रजाति है। जीनस की 15वीं प्रजाति है। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में, मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य जो है वह पश्चिमी घाट क्षेत्र में है। तो यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। और अगर स्थानीय प्रजाति के रूप में माने, स्थानिक प्रजाति के रूप में, यह कर्नाटक का 8वां प्रजाति है। 8th प्रजाति है किसकी? केकड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज उदारा शक्ति 2026 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। उदारा शक्ति 2026, यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो उदारा शक्ति इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच संयुक्त रूप से द्विपक्षीय हवाई सैन्य अभ्यास है, ठीक है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों की वायुसेना अपने अंतर संचालनीयता, जो एयरफोर्स के संचालन में दोनों के बीच क्या होगा, इंटरपोरेबिलिटी होगा, नियमों का आदान प्रदान होगा। इससे भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। तो राइट आंसर होगा मलेशिया यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा हैज इनवाइटेड इंडिया टू पार्टनर इन विच मेजर एक्सप्लोरेशन। नासा ने भारत को किस प्रमुख चंद्र अन्वेषण पहल में साझेदारी के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इसके लिए नासा ने चंद्रमा पर, आपको पता है नासा क्या कर रहा है, चंद्रमा पर मानव की उपस्थिति का पता लगाने, उसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए आर्टेमिस बेस कैंप बना है। आर्टेमिस बेस कैंप बना है जिसमें भारत को शामिल किया है। इसके बारे में और भी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो आर्टेमिस बेस कैंप जो है, इसमें भारत को आमंत्रित किया गया है किसके लिए? आर्टेमिस मून बेस परियोजना के लिए। तो बी इसका राइट आंसर है। इस परियोजना से भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा सहयोग है उसे बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। तो राइट आंसर हो गया बी, आर्टेमिस मून बेस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकम ए सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड इन विच ईयर। भारत आर्टेमिस अकॉर्ड किस वर्ष शामिल हुआ आर्टेमिस अकॉर्ड में। तो अभी हम बता रहे थे कि आर्टेमिस अकॉर्ड, यह अकॉर्ड है क्या। तो यह है चंद्रमा, मंगल और अन्य उपग्रह, जो अन्य उपग्रह हैं वहाँ पर खगोलीय पिंडों के जो अन्वेषण है उसके लिए, अन्वेषण के लिए यह एक कैंप बनाया गया है जो कि वहाँ के संभावनाओं के बारे में तलाश करेगा, सदस्य देशों के बीच सहयोग करेगा, पारदर्शी और सस्टेनेबल तरीके से संचालित करेगा। तो भारत जो है इस अकॉर्ड में शामिल होने वाला 27वां देश है, 27th कंट्री है।
भारत ने इस पर 2023 में सिग्नेचर किया है, 2023 में इसमें शामिल हुआ है, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर, आपको पता है खुदरा महंगाई दर यह जो है CPI के द्वारा निर्धारित होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके माध्यम से इसे मापा जाता है, इसके माध्यम से मापा जाता है। इसे जारी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वह है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके साथ साथ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसे मासिक आधार पर जारी करता है, मासिक आधार पर जारी करता है। तो अभी खुदरा महंगाई दर जो है वह 4.45% है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज फूड इन्फ्लेशन रेट इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में भारत की खाद्य महंगाई दर कितनी है? सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ खाद्य महंगाई दर पूछा गया है, तो यह 5.52% है। उसमें खुदरा महंगाई दर पूछा गया था, अब यहाँ खाद्य महंगाई दर पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द मीडियम टर्म इन्फ्लेशन रेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक इकोनॉमी के तौर पर RBI के द्वारा मध्यम अवधि के महंगाई लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, उसका लक्ष्य बनाया गया है। तो इसे 4% का, यह जो लक्ष्य है 4% का निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, इसमें एक होता है टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस बैंड है जो कि ±2% का होता है, ±2% का होता है, यानी इसमें लोएस्ट 2% और मैक्सिमम 6% का दायरा रहता है। यह बैंड होता है जिसे टॉलरेंस बैंड कहा जाता है। तो फिलहाल महंगाई दर का लक्ष्य जो है वह 4% है। द टोटल सोलर इक्लिप्स विटनेस्ड इन पार्ट ऑफ आइसलैंड एंड स्पेन ऑन 12 अगस्त 2026 वाज नोटेबल बिकॉज इट वाज वेस्टर्न यूरोप फर्स्ट टोटल सोलर इक्लिप्स इन हाउ मेनी ईयर्स? 12 अगस्त 2026 को आइसलैंड और स्पेन के कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने वर्षों में पश्चिमी यूरोप का पहला सूर्य ग्रहण था? यानी पश्चिमी यूरोप में अभी हाल में सूर्य ग्रहण दिखा गया, जो कि पिछले 27 सालों के बाद पहला सूर्य ग्रहण है, 27 सालों के बाद का पहला सूर्य ग्रहण। तो इससे पहले 1999 में देखा गया था। उसके बाद अभी हाल में 2026 में कब? 12 अगस्त को यह सूर्य ग्रहण देखा गया। कहाँ देखा गया? आइसलैंड, स्पेन, ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों में यह देखा गया है। तो टोटल 27 साल हो गया, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2026? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है? तो हम लोगों ने कल एक सवाल किया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब है, तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी 2026 का जो थीम रहा था वह है डिफरेंट कंटेक्स्ट कॉमन एस्पायरेशन, यानी अलग परिस्थितियां समान आकांक्षाएं। तो सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस यह कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है सवाल, इसको ध्यान में रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। द हर घर तिरंगा कैंपेन वाज फर्स्ट मेजर लॉन्च इन विच ईयर? हर घर तिरंगा अभियान का पहला प्रमुख शुभारंभ किस वर्ष किया गया था?
तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसी के दौरान 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। हर घर तिरंगा अभियान जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह जो अभियान है स्टार्ट किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य है नागरिकों में राष्ट्र भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ाना। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 8th ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशियन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीटिंग इज बीइंग होस्टेड बाय विच कंट्री इन 2026। 2026 में ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशियन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 8वीं बैठक की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो यह बैठक जो है हिंदी में इसका नाम है ब्रिक्स महासागर एवं ध्रुवीय विज्ञान बैठक। ब्रिक्स महासागर एवं ध्रुवीय विज्ञान बैठक। कई बार सवाल हिंदी में भी घुमाकर पूछा गया है। तो यह बैठक जो हुआ था वह भारत में हुआ। भारत में 12 से 14 अगस्त को 12 से 14 अगस्त को गोवा में यह बैठक आयोजित किया गया था। इसका आयोजक यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ने इसे आयोजित किया था उसका नाम है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र। यह केंद्र जो है यह केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत यह ऑर्गेनाइजेशन जो आर्कटिक में भारत का अनुसंधान केंद्र है, कौन कौन है? मैत्री, भारती और हिमाद्री, इनका प्रबंधन भी करता है। इनका प्रबंधन भी करता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर होगा बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द 8th ब्रिक्स ओशियन एंड पोलर साइंस टेक्नोलॉजी मीटिंग इन गोवा। गोवा में 8वें ब्रिक्स ओशियन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैठक कौन सा संगठन आयोजित कर रहा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। यह ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रिक्स की बैठक का आयोजन कर रहा है। यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। तो सी इसका राइट आंसर है। श्रवानी रिसेंटली रिलीज बाय IISc इज रिलेटेड टू इज विच टेक्नोलॉजी। IISc के द्वारा हाल में जारी की गई श्रवानी किस तकनीक से संबंधित है? तो श्रवानी यह है क्या? तो यह है AI ड्रिवन स्पीच रिकॉग्निशन टूल। क्या है? AI ड्रिवन स्पीच रिकॉग्निशन टूल, यानी AI के द्वारा जो स्पीच दिया जाता है उसको पहचान करेगा और उसे टेक्स्ट में परिवर्तित करेगा। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूछा गया किस तकनीक से संबंधित है? तो यह मल्टीलिंगुअल स्पीच रिकॉग्निशन से संबंधित है। यह स्पीच को टेक्स्ट में बदल देगा। तो इससे क्या होगा? भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उसे सटीक रूप से डिजिटली टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है यह श्रवणी जो है वह तकनीक। तो राइट आंसर होगा बी, मल्टी स्पीच रिकॉग्निशन, मल्टीलिंगुअल स्पीच रिकॉग्निशन। 3 न्यू स्पीसीज ऑफ कास्केड फ्रॉग्स डिस्कवर रिसेंटली बिलोंग टू विच जीनस। हाल ही में कास्केड यानी मेढकों कास्केड मेढक की 3 नई प्रजाति किससे संबंधित है? तो यह प्रजाति जो है वह पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल और नागालैंड में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में यह एमोलोपस की प्रजाति है। मेढक होती है, एमोलोपस वंश के मेढक की प्रजाति है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि यह पानी के तेज बहाव में
तेज भाव में भी यह पत्थरों से चिपकी रहती है। तो इसकी खासियत क्या है? इसकी उंगलियां जो है वह चिपचिपी उंगली होती है, जिसके कारण इसके पकड़ को मजबूत बनाए रखती है। तो यह पहाड़ी झरनों में पाया जाता है, मुख्य रूप से पहाड़ी झरना या कुछ ऐसा जलस्रोत जहाँ पानी का तेज बहाव हो। तो याद रखिए, कैस्केड मेढक की तीन नई प्रजातियां जो कि एमोलोपस वंश से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक नेक्ड क्रेन रिसेंटली इन द न्यूज हैज विच IUCN कंजर्वेशन स्टेटस। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लैक नेक्ड क्रेन की IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? याद रखिएगा, कई बार स्पीसीज को संरक्षण करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यह क्या करता है? स्पीसीज की लिस्ट बनाता है, अलग अलग लिस्ट में अलग अलग उसकी सिचुएशन को दर्शाता है। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसे नियर थ्रेटेंड की सूची में शामिल किया है। नियर थ्रेटेंड यानी निकट संकटग्रस्त, अभी नहीं है लेकिन यह कगार पर पहुंच चुका है, संकटग्रस्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। याद रखिएगा, यह जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है यह लद्दाख का राज्य पक्षी है। क्या है? सवाल इसी से पूछा जाएगा। यह लद्दाख का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। द सदर्न अफ्रीका कस्टम्स यूनियन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री। सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन में कितने सदस्य हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ है, सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1910 में किया गया है और यह सीमा सक्रिय शुल्क संघ है जो कि विश्व का सबसे पुराना संघ है। ठीक है, तो यह सीमा शुल्क से संबंधित है। इसमें 5 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें है साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, लेसोथो और एक लास्ट है इस्वातिनी। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो गया बी, 5 कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द समृद्ध प्रोग्राम इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। समृद्ध किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसका शॉर्ट नाम रखा गया है MEITY, MEITY। MEITY के अंतर्गत यह योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है समृद्ध प्रोग्राम। समृद्ध का फुल फॉर्म है, याद रखिए, इसको याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा। समृद्ध का फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ MEITY फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यानी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी जो स्टार्टअप्स है उसको सहयोग करेगा, एक्सेलरेट करेगा। किसके लिए? तो यह MEITY के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कंपनियां काम करेगी उसके प्रोडक्शन में, इनोवेशन में, डेवलपमेंट में और ग्रोथ में यह सहयोग करेगा। तो यह कार्यक्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सी इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च तथा कोश एन ओपन सोर्स पब्लिक डेटा पोर्टल डिजाइन एज ए डिजिटल पब्लिक गुड। किस राज्य सरकार ने तथ्य कोश, क्या है हिंदी नेम है? तथ्य कोश, याद रखिएगा, टर्म से काफ़ी अंतर पड़ जाता है।
तथ्य कोश लॉन्च किया गया, जो कि डिजिटल पब्लिक गुड के लिए रूप में डिजाइन किया गया है। यह एक ओपन सोर्स पब्लिक डेटा पोर्टल है। तो सबसे पहले डिजिटल पब्लिक गुड मीन्स क्या होता है? इसका मतलब है कि पब्लिक के अच्छाई के लिए। तो यह सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन एआई फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया था बेंगलोर में, कर्नाटक बेंगलोर में इसे लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 15 लाख से अधिक जो सार्वजनिक डेटाबेस है, सार्वजनिक डेटाबेस यानी पब्लिक डेटाबेस को इस प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। किसके लिए? डिजिटल पब्लिक गुड के लिए, डीपीजी के लिए, यानी डिजिटली लोगों की अच्छाई के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इसका उपयोग जो है शोधकर्ता कर पाएंगे अपने शोध कार्य के लिए, स्टार्टअप्स कर पाएंगे, और इससे पॉलिसी मेकिंग में भी सहायता मिलेगा। पॉलिसी मेकिंग में इससे सहायता मिलेगा। तो राइट आंसर होगा कर्नाटका। हलानियात recently in the news due to an oil spill are located in which water body? हाल ही में तेल रिसाव के लिए चर्चा में रहा है हलानियात आइलैंड। हलानियात आइलैंड किस जल निकाय में स्थित है? तो सबसे पहले यह आइलैंड है कहाँ? तो यह है ओमान में। ओमान के तट के आसपास यह स्थित है, जिसके अंतर्गत 5 द्वीप हैं। 5 द्वीप हैं। यहाँ पर हाल में ऑयल स्पिल हुआ है, यानी तेल का रिसाव हुआ है। ठीक है, तेल के रिसाव की वजह से समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचा रहा है। तो यह अरब सागर में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर है, अरब सागर। नब्या प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच स्कीम? नब्या प्रोग्राम को किस योजना के तहत लागू किया गया है? याद रखिए, नब्या जो प्रोग्राम है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, और उद्यमिता मंत्रालय, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त परियोजना है। और यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत इसे लागू किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। इस योजना का लक्ष्य है 16 से 18 वर्ष के किशोरियों को, जो 16 से 18 वर्ष की किशोरी हैं, उन्हें ड्रोन असेंबल, सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन इत्यादि के तकनीक एवं जो प्रोफेशनल कौशल होता है, स्किल होता है, उसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डायलिसिस सेंटर अंडर द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम PMNDP इन 2025-26? तो हाल के आंकड़ों में 2025-26 के आंकड़ों में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जिसके तहत किस राज्य में डायलिसिस केंद्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायलिसिस किसके लिए? गुर्दे के मरीजों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यह NHM राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत जिला अस्पताल में या उप जिला स्तर पर यह डायलिसिस केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात में PPP मॉडल पर इस डायलिसिस केंद्र को स्थापित किया गया है, और देश में इससे सबसे ज़्यादा गुजरात में यह है डायलिसिस केंद्र। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। तो फ्रेंड्स, ये था 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।